हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोगों को 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए सीटेट के, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना था। और उससे संबंधित जितने भी नए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। और ये हमारा पार्ट 5 है, आज सेट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट इसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और एक सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो इसमें से साइंस के जो 20 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट के, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं पेडागॉजी के होते हैं। तो पेडागॉजी वाला पार्ट हम लोग अलग से कंप्लीट करेंगे। और इन सब की प्लेलिस्ट सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बना दी गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे जो पिछला पार्ट था हमारा, उसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि सिट्स विकार जो होता है वह जीवाणु के द्वारा होता है, पोलियो जो होता है वह वायरस के द्वारा फैलता है, मलेरिया जो प्रजीवाणु के द्वारा होता है, और गेहूं के रस्ट जो है वह कवक के द्वारा होने वाला रोग है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरसों, गुलाब, पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। तो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि सरसों, गुलाब और जो पेटूनिया होते हैं यह द्विलिंगी पुष्पों के अंतर्गत आते हैं। मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी होते हैं। तो ये गलत है ये भी कथन, क्योंकि मक्का, पपीते और खीरे के जो फूल होते हैं वह एक लिंगी के अंतर्गत आते हैं। मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। बिल्कुल सही कथन है कि मादा युग्मक का जो सृजन होता है वह बीजांड में होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय या फिर डिंब ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे केवल सी वाला ऑप्शन सही दिया गया है हमारा। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से केवल सी वाला। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। बीजांड में बनने वाले मादा युग्मक को अंडा भी कहा जाता है। दो कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के दौरान आपस में जुड़ जाते हैं तथा निषेचन के पश्चात बनने वाली परिणामी कोशिका को जाइगोट कहा जाता है। जबकि सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं तथा मक्का, पपीता और खीरे के फूल क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, पत्तियों में स्टार्च या फिर मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। और कारण आर बताया गया, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अतः स्टार्च या फिर मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे बात किया जाए, ये जो कथन दिया गया है कि पत्तियों में स्टार्च या फिर मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है, बिल्कुल सही दिया गया है कथन जो है यहाँ पे। और कारण आर जो है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च या मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, न कि वह स्टार्च या मंड में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे कथन ए सही दिया गया है, परंतु आर जो कारण है वह गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, हरे पौधों की पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत पत्तियों में स्टार्च या फिर मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है या फिर निर्मुक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जल का उदाहरण है? तो यहाँ पे सलजम और टेपियोका जो है यह मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया मूसला जड़ों के प्रमुख उदाहरण सलजम, टेपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये सब मूसला जड़ों के अंतर्गत आते हैं। मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है जो अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। सरल शर्करा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। तो सरल शर्करा में जो विघटित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ग्लिसरॉल में जब विघटित होता है उसे कहते हैं वसा, और सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है जो उसे प्रोटीन कहते हैं।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो है सूक्ष्मतम रूप जो है सबसे अंतिम रूप में जब वह विघटित होता है तो उसे क्या कहते हैं, वो शर्करा के रूप में टूटता है। और वसा जो है वह ग्लिसरॉल के रूप में, और प्रोटीन जो है वो सरल अमीनो अम्ल के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। F1 बताया गया है धमनियों में रुधिर केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, और F2 बताया गया धमनियों में कपाट होते हैं। तो यहाँ पे F1 कथन बिल्कुल सही दिया गया है, धमनियों में रुधिर केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। कपाट जो होते हैं वो शिराओं में होते हैं। तो इसके अनुसार F1 सत्य है और F2 असत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, F1 सत्य है किंतु F2 असत्य है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध अथवा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी या फिर इसे ही फुफ्फुस धमनी कहते हैं। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ा तक में रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों के विपरीत नसों में वाल्व होते हैं। वाल्व रक्त को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हृदय तक वापस लाने में या फिर वापस जाने में भी मदद करते हैं। हृदय में कपाट आनंद एवं नीले के मध्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश शिराओं में नवचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में नहीं लौटने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं। केवल कीट ही परागण के कारक है। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मतलब बताना कौन कौन से कथन लैंगिक जनन के बारे में सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही दिए गए हैं। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी और डी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जब पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं तो इस क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। पादपों में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुमंग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग होते हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग एवं जायांग मादा जनन भाग है। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं। पौधे में लैंगिक जनन के विषय में सत्य कथन यहाँ पर जैसे बताए गए हैं। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। टिड्डा, काकरोच, घोंगा और चींटी। तो श्वसन के आधार पर यहाँ पे घोंगा सबसे अलग है। क्या है? घोंगा सबसे अलग है। और क्यों अलग है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया गया है चींटी, टिड्डा और तिलचट्टा काकरोच कीट हैं। ये सभी श्वास नली के माध्यम से सांस लेते हैं। घोंगे का श्वसन अंग अलग होता है। यह गलफड़ों एवं टिनिडिया के माध्यम से श्वसन करता है। अतः श्वसन अंग के आधार पर घोंगा इन सभी से भिन्न है, क्योंकि यह जो गलफड़ों एवं टिनिडिया के माध्यम से श्वसन करता है और बाकी जो जीव बताए गए चींटी, टिड्डा, तिलचट्टा और काकरोच ये सभी श्वास नली के माध्यम से सांस लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनको क्या है, इसको हमें क्रम से लगाना है। यहाँ पे नंबरिंग कट गई है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्रम से लगाना है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुँचता है। फिर उसके बाद उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकल जाते हैं। और फिर मूत्रवाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सही क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले था डी के बाद फिर सी हो जाएगा दूसरे में, तीसरे में हो जाएगा ई, चौथे में हो जाएगा बी और पांचवें में हो जाएगा ए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा DCEBA। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस में बताया गया है ए और बी समस्तर स्थितियों पर
जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। तो बिल्कुल सही बताया गया है कि ए और बी समतर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। F2 में बताया गया है ए और बी समतर स्थिति जल खनिजों एवं खाद से संबंध है, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। और जो है S1 जो है वह S2 की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 व्याख्या करता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ए और बी समतर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, क्योंकि समतर ए बी में जल खनिज तथा ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। समतर बी में पौधे की जड़ें पहुँचती हैं। पौधों की वृद्धि pH मान 6 से 7.5 के मध्य होती है। अतः S1 और S2 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं और S2 कथन S1 की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तो कायिक प्रवर्धन में सहायता करने वाले जो भाग होते हैं वह होते हैं जड़, तने और पत्तियां। जड़, तने और पत्तियां। अब जैसे कि बताया गया है पौधों की जड़ें, तने तथा पत्तियां कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के ही समान होते हैं, जैसे कि गन्ना, गुलाब आदि। मतलब गन्ने से जब पौधा तैयार किया जाएगा तो गन्ने के समान होगा, और गुलाब से जैसे कि पौधा तैयार किया जाएगा तो वह गुलाब के समान होगा। अगला प्रश्न है मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक 4 कोष्ठी हृदय जिसमें एक आनिल्द एक निलय है। एक 4 कोष्ठी हृदय जिसमें 2 आलिंद एक निलय है। एक 4 कोष्ठी हृदय जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय हैं। एक द्विकोष्ठी हृदय जिसमें एक आलिंद एक निलय है। तो बात की जाए मछलियों के हृदय की संरचना की, तो इसमें से द्विकोष्ठी हृदय होता है और इसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है मछली संघकार्डेटा के मत्स्य वर्ग का जलीय जीव है जो लवणीय तथा मृदु जल में पाई जाती हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित तथा नौकाकार होता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठी होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इसके अतिरिक्त मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां जो होती हैं असमतापी होती। कैसी होती हैं? असमतापी होती हैं। अगला क्वेश्चन है किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या फिर न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है? तो यह होता है विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी के कारण। अब यहाँ पे बताया गया है विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। जैसे कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब जैसे कि बताया गया है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। किसका? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और रक्त बहता रहता है। यह यकृत में प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। इसे रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। यह विटामिन हरी पत्तियों, टमाटर, सोयाबीन, अंडों की जर्दी तथा पनीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? केचुआ, सर्प, चींटियां या फिर केकड़ा? तो यहाँ पे हड्डियां नहीं होती हैं और वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है, तो वह केचुआ। क्या है? केचुआ। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है केचुआ एनेलिडा संघ का जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है। यह द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। इसका शरीर लंबा एवं बेलनाकार होता है। केचुआ में हड्डियां नहीं होती तथा वह संकुचन एवं प्रसार से चलता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही हैं? पोलियो जीवाणु, वायु तथा जल, हैजा विषाणु, जल एवं भोजन, हेपेटाइटिस बी जीवाणु, भोजन एवं जल, खफरा विषाणु और वायु। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताया गया है कि मतलब कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है और किस माध्यम से वो फैलती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है खफरा,
खसरा वायरस के द्वारा होता है और वायु से फैलता है। तो यहाँ पे हमारा केवल डी ऑप्शन सही दिया गया। इसके अनुसार ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल डी यहाँ पे सही दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे रोग दिया गया है, रोग कारक सूक्ष्म जीव और प्रसार का माध्यम। जैसे कि पोलियो जो होता है वह विषाणु या वायरस के द्वारा होता है और वायु एवं जल से फैलता है। हैजा जो है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, जल के द्वारा फैलता है। और खसरा जो है विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, यह वायु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, मतलब जो प्याज की कोशिका की परिधि है उसे क्या कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे क्या कहते हैं, ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए बी सी तथा डी की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो ए बी सी और डी है, यहाँ पे हमें भरना है, क्या भरा जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पे कि प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, तो ए इस एक जगह क्या कहते हैं, ए को कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ जिनमें कोशिका झिल्ली है, जब डी ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, तो यही सही हो जाएगा हमारा। प्याज की कोशिका की परिधि को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे केंद्रक कहा जाता है, सी में भर देंगे केंद्रक। ए तथा सी के बीच में जेलीनुमा पदार्थ जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। डी में क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे डी में भर देंगे कोशिका द्रव। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली ए में, बी में कोशिका भित्ति, सी में केंद्रक, डी में कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं, सिरा, रंध्र, मिडरिब या फिर लवक। तो इन्हें कहा जाएगा रंध्र। क्या कहा जाएगा, इसको रंध्र कहा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र पत्तियों, तनों और पौधों के अन्य भागों के अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक छिद्र है, जो गैसों के विनिमय में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्र द्वारा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। बिल्कुल सही है। जो पिचर प्लांट होता है वह कीटों को फंसा लेता है और अपना भोजन बनाता है। कारण आर बताया गया है, पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे कथन ए सही दिया गया है, किंतु आर कारण जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे। अब यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, कुछ ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब उनको खाकर उनको पचा जाते हैं तो उन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। पिचर प्लांट या फिर घटपर्णी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना पत्ती का रूपांतरित भाग होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसमें रोमों के बीच फंस जाता है तथा घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी पादपों के अनुदाहरण है। जैसे कि एक हो गया पिचर प्लांट, जिसको घटपर्णी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीट भक्षी पादपों के अनुदाहरण है। पिचर प्लांट हरे रंग का होता है, जिसमें अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। आमतौर पर ऐसे पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़कर भक्षण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी है। एक्स क्या हो सकता है, तो वह पौधा है घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट। ये क्या स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट यह कीट भक्षी पादप है। यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी होता है। बात कीजिए शैवाल की, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अमरबेल ये पादप परजीवी है। अमरबेल किसी दूसरे स्वपोषी पादप जैसे कि बेर बबूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये अमरबेल में
क्लोरोफिल नहीं होती है। कवक कवक अपना पोषण मृत एवं सड़े गले जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं तथा मृतोपजीवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा, स्टारफिश या फिर तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? तो इनमें यह समानताएं होती हैं, ये सभी रीढ़ रहित होते हैं, ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको प्रायः अकशेरुकी या फिर अपृष्ठवंशी प्राणी कहा जाता है, अर्थात इनमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। अमीबा, स्टारफिश या फिर तारामीन, चींटी और मकड़ियात सभी जीव रीढ़ की हड्डी रहित प्राणी होते हैं, अर्थात इनमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। इधर पौधा दिया गया है, इधर सिरा विन्यास और इधर जड़। गुड़हल, गुड़हल का सिरा विन्यास जालिका रूपी होगा और जकड़ा जड़ होगी। तो बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि जो गुड़हल है उसका जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा और जकड़ा जड़ गलत है। गुलाब, जालिका रूपी मुफला जड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो जालिका रूपी अगर सिरा विन्यास है तो उसका जो है जड़ होती है मुफला जड़ होती है। उसके बाद बाँस, सिरा विन्यास समांतर है और उसका जकड़ा जड़ होगी। तो ये बी और सी सही दिए गए हैं। जैसे कि डी में बताया गया, धान, जालिका रूपी जकड़ा जड़। अगर जालिका रूपी है सिरा विन्यास तो उसकी जड़ होनी चाहिए मुफला जड़। तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। कौन कौन से, देखो फिर से देखते हैं। जैसे कि गुड़हल जो है सिरा विन्यास बताया गया है जालिका रूपी, जड़ कैसी बताई गई है, जकड़ा जड़। तो अगर जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो जड़ जो होगी वह कैसी होगी, मुफला जड़ होनी चाहिए। अब गुलाब, जालिका रूपी मुफला जड़, तो ये सही है। बाँस, समांतर सिरा विन्यास जकड़ा जड़, ये सही है। डी में धान है, फिर उसके बाद जालिका रूपी जकड़ा जड़। देखो इसमें दो जालिका रूपी जकड़ा जड़ और झगड़ा जड़, तो ये ए और डी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यहाँ यही पूछा गया सही नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा, ए और डी ऑप्शन सही नहीं दिए गए यहाँ पे।